नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। आज तालिबान कथा एक कदम और आगे बढ़ गई है। हालांकि आप कहेंगे कि तालिबान जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं सोचता हूं कि तालिबान पे अब बंद कर दूं, फिर एक कोई नई सूचना आ जाती है, अब जब नई जानकारी आती है और मुझे लगता है कि लोगों को एक सही पर्सपेक्टिव भी तो देना ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव मेरे पास होता है मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। जब सब छिपाना चाह रहे हो तो आपको बताने की ज़रूरत पड़ती है। ताज़ा खबर तालिबान को लेकर ये है कि अब उनके खिलाफ आपने खबर तो सुन ही ली होंगी, कई जगहों पे विद्रोह हो रहा है और उनको घेरा जा रहा है, लेकिन तालिबान एक खुद के चक्र में फंस गया है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या को कैसे मैनेज करे। अमेरिका भी इस समस्या में ज़्यादा उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। सारे लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, एक दूसरे के साथ में सिर मार रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका मुकाबला कैसे करें। समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि तालिबान उससे जूझने को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं तालिबान की कौन सी 4-5 बड़ी समस्याएं आज की तारीख में हैं और उन समस्याओं के चलते तालिबान किस तरह से बहुत बुरी हालत में है और उसको समझ नहीं आ रहा है इनको कैसे हैंडल करें, इस पे बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तालिबान की आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है कि वो अब सरकार कैसे बनाए, कैसे तालिबान अब वो सरकार का फॉर्मेशन करें, किसको राष्ट्रपति बनाया जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, कौन सी शासन व्यवस्था हो, कैसा संविधान हो, अगर वो शरिया कानून हो तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, और उसमें भी हेड ऑफ द स्टेट कौन हो, स्टेट का अमीर कौन हो, ये सारी चीज़ें वो लगातार उसके बीच में चल रही हैं और उसको लेकर नेताओं के बीच में मंत्रणा चल रही है। इसीलिए पूरी लीडरशिप तालिबान की गायब है। वो कहाँ पे है, वो काबुल में है, किसी दूसरे देश में है, कतर में है, दोहा में है, कहाँ है किसी को नहीं पता। और वो लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं कि बागडोर किसको दी जाए। ये समस्या इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि तालिबान की जो बागडोर है वो इतना आसान नहीं है। तालिबान मतलब एक तरह की बीरबल की खिचड़ी। जैसे हमारे देश में बहुत सारे दलों की एक गठबंधन सरकार होती है, लेकिन वो जो गठबंधन होता है वो विचारधारा के आधार पर होता है। तालिबान का ये गठबंधन क्षेत्रीय आधार पर बना हुआ गठबंधन है और इसको समझने के लिए आपको पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। पूरे स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं ये बताऊं कि जो सरकार बनाने को लेकर अनिर्णय चल रहा है उस बीच में हो ये रहा है। चलिए पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, तालिबान जो है वो क्या है। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। ये एक संस्था है जो मुजाहिदीन थे उनके अंदर से निकल के आई थी, जो ज़्यादा कट्टर थी और जो कि माना जा रहा था कि अतिवादी की भी अतिवादी है। और उसके आने के बाद इसने इतने ज़्यादा कत्लेआम और दूसरे काम किए जिसके कारण पूरे अफ़गानिस्तान, पूरी दुनिया में जो है वो तालिबान बदनाम हो गए हैं। तालिबान जो है वो दरअसल एक खुद में संगठन है और ये व्यक्तियों का संगठन नहीं है। ऐसा संगठन नहीं है जिसके कुछ मेंबर होते हों। तालिबान ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी हो या कोई कांग्रेस हो। तालिबान बहुत सारे गठबंधन, जैसे हमारे यहाँ यूपीए और एनडीए है। यूपीए और एनडीए कुछ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन तालिबान अलग अलग कबीलों का एक समूह है। वो कबीले आपस में मिलकर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अलग अलग रणनीति तय करते हैं और वो मिलकर वो रणनीतियाँ तालिबान की रणनीति में रिफ्लेक्ट होती हैं। इन सबको एक सूत्र में बांधने वाला जो ऑफिशियल रीजन है, ऑफिशियल जो कारण बताया गया, जो आधिकारिक कारण है, वो ये है कि ये शरिया लॉ को मानते हैं। और दूसरा ये कारण अमेरिका बता रहा है, तालिबान ने खुद नहीं कहा, कि वो भ्रष्टाचार के और करप्शन के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में जो स्वार्थी सरकारें हैं, स्वार्थी नेता हैं और अधिकारी हैं, उनकी विदाई हो और धर्म का राज हो, जिसको भी वो शरिया कानून कहते हैं। ये एक ऑफिशियल है। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि ये सब लोग अपनी दबदबा और अपनी ताकत रखना चाहते हैं और उस ताकत के लिए उनको हथियार चाहिए होते हैं और उस हथियार को हासिल करने के लिए वो गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं। और उन गैरकानूनी तरीक़ों में एक सबसे बड़ा तरीका है वहाँ पे होने वाली ड्रग्स की खेती। अफीम की खेती होती है और उससे हीरोइन बनाई जाती है, जो पूरी दुनिया में तालिबान सप्लाई करते हैं। और इन तालिबान की अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया का जो ड्रग माफिया, ड्रग सिंडिकेट है, उसके साथ में सीधा लिंक है।
अगर आप दूसरे शब्दों में ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के ड्रग कार्टेल और ड्रग माफिया को मिला के जो है वो एक संगठन बनता है और उन संगठनों को मिला के, उन कबीलों को मिला के एक तालिबान का गठन हुआ है। एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है। और वो जो कबीलों से जो तालिबान बने हैं, अब हो ये रहा है कि सरकार के गठन की, जहाँ मैंने छोड़ा था आपको, सरकार के गठन की जब काबुल में प्रक्रिया हो रही है तो उन कबीलों के जो सरदार हैं, उन कबीलों के जो नेता हैं, वो आके काबुल में डट गए हैं। सबको लग रहा है कि कहीं पे अगर कुछ सरकार में कुछ मजबूत कुछ मिलने वाला हो तो ऐसा ना हो मुझसे छूट जाए, इसलिए वो अपने पीछे पीछे अपने अपने इलाकों को, अपने अपने सूबों को छोड़कर काबुल में आके जम गए हैं और उनका ध्यान है कि उनकी तरफ नज़र पड़े तो उनका कुछ काम बन जाए। अब आप कहेंगे कि ये इतने सारे लड़ाके जो जान पे खिल रहे हैं, ये क्या अफीम की खेती के कारण आते हैं? इसमें कई तरह के लड़ाके हैं और ज़्यादातर इसमें ऐसे लड़ाके हैं जो पैसे लेकर तो वैसे फ़ौज भी लड़ती है, जो पैसे लेकर तालिबान के लिए काम करते हैं और उनको जो है वो तालिबान धन देता है। ये धन दो जगह से आता है, अफीम की स्मगलिंग से और इसके अलावा जो विदेशी मदद, अमेरिका जैसे लोग जो धन देते हैं, जो हथियार देते हैं तालिबान को, उससे। और आज भी सबसे ज़्यादा अमेरिकी हथियार तालिबान के पास में हैं। ड्रग्स की सप्लाई के कारण बहुत बड़ी संख्या में तालिबान ने पूरी जगह जो अफ़गानिस्तान के अधिकारी थे उनको करप्ट किया, उनको ख़रीद लिया, उनको मिला लिया। और ये माना जाता है कि तालिबान ने इसीलिए आसानी से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और उसको हासिल कर पाए क्योंकि वो अधिकारियों को पहले से ख़रीद चुके थे। अब अगर अधिकारी बिकाऊ थे और तालिबान ने उनको ख़रीदा तो ये जो ईमानदारी के लिए तालिबान की बात हो रही है कि वो वहाँ पे रिश्वतखोरी, सेल्फ सेंटर्ड गवर्नमेंट, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तालिबान ने सरकार बनाई है, जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के डिफेंस चीफ कह रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले आपको बयान दिखाया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो वो पैसे खिला के और अपने ड्रग्स का कारोबार करते हैं और या फिर वो ईमानदार हैं। तो बहरहाल दुनिया में सबसे बड़ा अफीम का प्रोड्यूसर नंबर 1 और नंबर 2 मिला के वो खुद कौन है? तालिबान है। और तालिबान के जो खेत हैं वहाँ पे अफीम के, वो हैं। उन अफीम के खेत से पूरी दुनिया का ड्रग माफिया जुड़ा हुआ है, उसमें कोई देश बचा हुआ नहीं। ज़्यादातर देशों के बड़े ड्रग माफिया तालिबान से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके इंटरेस्ट भी हैं और वो भी बाहर से तालिबान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा दूं कि 2020 में तालिबान ने 11,000 करोड़ रुपए ड्रग्स से कमाए थे। अब ये पूरे मैं आंकड़े पे जाऊं तो 8,000 टन 2007 में कमाए थे, लेकिन इस आंकड़े में जाऊंगा तो ये अफ़गानिस्तान का अफीम का धंधा उनकी जीडीपी का 60% है। लेकिन मैं इसमें आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अफीम का जो पैसा है वो ही तालिबान की एक दूसरी समस्या की जड़ है। अब अगर तालिबान किसी तरह सरकार बना लेते हैं और वो सारे कबीले उनको सपोर्ट करते हैं तो उस स्थिति में तालिबान के पास सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि वो अपने देश के लिए धन कहाँ से लाएं, क्योंकि अमेरिका ने जो उनको दिया जा रहा था धन उसको फ़िलहाल रोक दिया है। इसके अलावा जो IMF था उसने भी उसको रोक दिया है, बड़ी संख्या में जो पैसा उनको रोक गया है। अब तालिबान के पास ज़्यादा धन खर्च करके पैसा कमाने की ज़रूरत होगी। अब आप देखिए चक्र जिसमें तालिबान फंसते हैं। पहले वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, उनके जो इलाकों के सरदार थे वो काबुल में आके बैठ गए हैं। अफीम का धंधा जो है वो सबकी नज़र में चढ़ा हुआ है और अफीम का माफिया जो है उसके अलग प्रेशर है। और इस बीच में जो पैसा आ रहा था देश के लिए, जो पहले वाली सरकार को मिल रहा था, वो इनको नहीं मिलेगा। इस पूरे माहौल में इधर तालिबान फंसा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी सारी ताकत काबुल के आसपास सिमट गई है, सारे नेता यहाँ पे आ गए हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि उसके हाथ से एक एक करके जिले निकलते जा रहे हैं। उन पे जो दूसरे लोग हैं, जो अफ़गान नेशनल्स हैं, यानी जो अफ़गान की सरकार थी अफ़गानिस्तान की, उसके समर्थक हैं, जो अफ़गानिस्तान के झंडे को ऊपर चाहते हैं, तालिबान के झंडे को ऊपर नहीं चाहते, उन्होंने अलग अलग जगहों पे हमले करने शुरू कर दिए हैं और जिलों को अपने तहत लेना शुरू कर दिया है। ये तालिबान की एक और समस्या है। हुआ ये है कि अब जो है बगलान प्रांत के जो है स्थानीय गुटों ने बानू और पोले हैसर जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया। तालिबान का कब्जा हट गया है और वो डेल सलाह ज़िले की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि और नए ज़िलों की तरफ वो कब्जा कर रहे हैं। और इस लड़ाई में तालिबान के कई लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जो लोकल न्यूज़ एजेंसी है अशवाका, उसने बताया है कि पोले हैसर
डेर सलाह और बानो जिलों को तालिबान के कब्जे से पूरी तरह छुड़ा लिया गया है। इसके अलावा बागलान के स्थानीय पत्रकार जो है उन्होंने रिपोर्टिंग की है कि इस लड़ाई में कई तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी बात ये पंजशीर जो है, जो पंजशेर जिसको कहते हैं या पंजशीर जिसको कहते हैं, उस इलाके की चुनौती सबसे बड़ी बनी हुई है। ये वो इलाका है जो तालिबान के कब्ज़े में कभी नहीं आया, जिसने तालिबान का डट के मुकाबला किया। अफ़गानिस्तान में इस इलाके ने कभी इतिहास में एक बार भी तालिबान की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे अब ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, यहाँ पे फिर से बगावत बढ़नी शुरू हो गई है। और उपराष्ट्रपति जो थे अफ़गानिस्तान के, अमरुल्लाह सालेह, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं अब काबुल से, और वहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं और वो लोगों के साथ में बगावत की तैयारी कर रहे हैं अफ़गान के तालिबान को खदेड़ने के लिए। उनके साथ में देखिए अहमद शाह मसूद का मैंने आपको बताया था, जो पंजशेर का शेर जिनको कहा जाता था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और शुरू में खबर ये आई थी कि उनके बेटे ने तालिबान को माफ़ कर दिया और ये बड़ी ताकत थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दोबारा से मिलकर अब जो है वो अमरुल्लाह सालेह के साथ अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और पूर्व गवर्नर बल्ख प्रांत के अता मोहम्मद नूर भी विद्रोहियों से मिल गए हैं। यानी अब पंजशेर जो है वो एक नया कैपिटल बन गया है, एक राजधानी बन गया है, जहां से अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके खिलाफ बगावत मजबूत हो रही है। नतीजा ये हुआ है कि बुधवार को जलालाबाद में एक मस्जिद पे तालिबानियों ने अपना झंडा लगा दिया था। कौन सा झंडा? तालिबान का झंडा। उसको लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया और अफ़गानिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज था, जो पहले से अफ़गानिस्तान का झंडा था, उसको दोबारा फहरा दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रदर्शन के लिए वापस सड़क पे आ गए। इसके जवाब में तालिबान ने फायरिंग की, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। यानी अब जो है हर तरफ से हालात ये बन गए हैं कि अशरफ गनी जो राष्ट्रपति थे वो बाहर चले गए हैं, वहाँ से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इधर जो है पंजशेर में बैठ के उपराष्ट्रपति ने दोबारा से ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और तालिबान की मुसीबतें अंदर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। जुम्मा महीना भर भी नहीं हुआ है, 15 दिन भी नहीं हुए हैं और तालिबान की हालत ये है कि ना तो वो सरकार डिसाइड कर पा रहे हैं, ना वो अपनी ज़मीन जो उन्होंने हासिल की है उसको बचा पा रहे हैं, ना वो किसी भी तरीके से पैसे का इंतज़ाम करने की हालत में हैं, और जो रहा सहा अफ़ीम का उनका बेस था वो भी छूटने जा रहा है। ये सारी की सारी वो स्थितियाँ जिनके बीच से तालिबान को गुजरना है, और अमेरिका उनको इससे कितना बचा पाएगा ये बड़ा सवाल है कि अमेरिका बचाना चाहेगा भी या उसने इनको समर्थन दे के सरकार बनाई और अंदर ही अंदर उखाड़ना शुरू कर दे। ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे देश जो तालिबान से खुश नहीं हैं वो उन विद्रोहियों को मदद करें, जिसमें रूस भी हो सकता है, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि भारत की भी कुछ फोर्सेस हो सकती हैं जो तालिबान को उखाड़ने के लिए उनकी मदद करें। बहरहाल ये स्थितियां हैं जो वहाँ पे पूरा का पूरा जिन्होंने जो तालिबान के लिए मुश्किल जिन्होंने खड़ी करके रखी हुई हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, हालात कैसे बदलते हैं। अफगानिस्तान ऐसी जगह नहीं है जो शांत रहने वाली हो, इसलिए जल्दी शांति की भी वहाँ उम्मीद नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में UPI ID के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने के लिए वीडियो शेयर करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद।